हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब सकुशल आनंद में होंगे। तो दोस्तों, आज 21 दिसंबर को अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। दोस्तों, युवान ने आदित्य और तिया को देखा। तिया अश्वत्थ के स्केच को देख रही थी। आदित्य ने अश्वत्थ के स्केच में मुंह को टेढ़ा बना दिया था। तिया बोली, सर का मुंह टेढ़ा है, और हंसने लगी। अश्वत्थ ने जैसे ही यह सुना उसके कान खड़े हो गए। उसने तिया को देखा और उसके हाथ में पकड़े स्केचबुक को। उसने आदित्य को देखा और उनकी तरफ आते हुए बोला, ऐसा क्या बनाया है जो इतनी हंसी आ रही है? ये सुनकर आदित्य जल्दी से तिया से बोला, भाभी, भाई को मत दिखाना, भाई बहुत डांटेंगे, बिल्कुल मत दिखाना। तिया ने भी उसकी बात मानकर स्केचबुक को बंद पर अश्वत्थ की नज़र उस पर पड़ चुकी थी। वह कैसे बचता? तिया ने जल्दी से स्केचबुक आदित्य को पकड़ा दिया। आदित्य ने जल्दी से पकड़ लिया और बोला, आपके लिए नहीं है, वो मैं भाभी के लिए बनाकर लाया था। यह आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। आप देखकर क्या करोगे? अश्वत्थ ने उसे घूर कर देखा और उसके हाथ से स्केचबुक ले लिया। आदित्य कुछ भी नहीं कर पाया क्योंकि यह सब इतनी जल्दी हुआ कि आदित्य को मौका ही नहीं मिला। वह अश्वत्थ के हाथ से स्केचबुक लेने की कोशिश करते हुए बोला, भाई आपके लिए नहीं है, ये तो हम जैसे बच्चों के लिए हैं, आप तो एडल्ट हो। अश्वत्थ उसे सख्त आवाज में बोला, चुपचाप बैठो, ये हॉस्पिटल का वार्ड है, घर नहीं है जहाँ पर तुम ऐसे उछल रहे हो, चुपचाप बैठो। आदित्य चुपचाप बैठ गया। अश्वत्थ ने स्केचबुक खोला और सबसे पहले उसकी नज़र आदित्य की ही ड्राइंग पर पड़ी। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। आदित्य ने अपनी ही ड्राइंग पर अपना नाम लिखा था कि वह है। अश्वत्थ को भी बहुत हंसी आ रही थी, पर उसने बिल्कुल भी अपने चेहरे से पता लगने नहीं दिया कि उसे हंसी आ रही है। उसने आदित्य को देखा। आदित्य ने जल्दी से सिर नीचे कर लिया। अश्वत्थ बोला, मुझे नहीं पता था कोई खुद को ऐसे बनाकर खुद की ऐसी बेइज्जती भी कर सकता है। ये सुनकर आदित्य जल्दी से बोला, ये बेइज्जती नहीं है, यह मेरा टैलेंट है। देखो मैं कितना क्यूट दिख रहा हूँ, ठीक से देखो जरूर, आपकी आंखें खराब होगी। भाभी ने कहा कि मैं बहुत क्यूट हूँ। आपकी जरूर आंखें खराब होगी। एक काम करिए, जाकर आई स्पेशलिस्ट से अपनी आंखें चेक करवाए। अब आपकी उम्र हो रही है ना, आप जैसे बड़े बिजनेसमैन यही कहेंगे, बट इट्स माय टैलेंट। हाँ ठीक है, थोड़ा आड़ा टेढ़ा हो गया होगा, बट होता है, सब परफेक्ट नहीं होते हैं। आपको भी कहाँ आता है ये सब करना, और मेरी इंसल्ट मत करो। इट्स माय हिडन टैलेंट जो आज ही बाहर आया है। ये सुनकर ओशमी और युवान आदित्य को देखने लगे। युवान उसे रिस्पेक्ट के साथ देख रहा था, जैसे उसने आदित्य को अपना टीचर मान लिया हो। ओशमी को आदित्य काफी फनी लग रहा था। ये सुनकर अश्वत्थ ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा। उसका छोटा भाई इनडायरेक्टली उसकी एज की इंसल्ट कर रहा था। अभी वह 33 का था, वह इतना भी ज्यादा एज का नहीं था। अश्वत्थ ने तिया का रिएक्शन देखने के लिए उसकी तरफ अपनी नजरें घुमाई। जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था, उसकी वाइफ मुंह दबाकर हंस रही थी। अश्वत्थ ने उसे घूर कर देखा, जैसे कह रहा हो, तुम दोनों को मैं बाद में देख लूंगा, एंड छोटी गिलहरी तुमसे तो मैं चुन चुन कर हिसाब लूंगा। फिर अश्वत्थ ने दूसरा पेज पलटा। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। दूसरे पेज पर उसकी ड्राइंग बनी हुई थी, उसमें उसका नाम लिखा था। अश्वत्थ आंखें फाड़कर ड्राइंग देख रहा, वहीं आदित्य ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। अश्वत्थ ने अपना मुंह देखा, फिर आदित्य को घूर कर देखा। मतलब उसके भाई को क्या लगता है कि अश्वत्थ हमेशा एटीट्यूड में रहता है? तिया बोली, आप बिल्कुल ऐसे ही हो। ये सुनकर अश्वत्थ ने उसे घूर कर देखा। तिया की हंसी गायब हो गई। अश्वत्थ को अपनी ड्राइंग देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने आगे देखने के लिए पेज पलटा, उसे तो और भी भयानक चीज देखने के लिए मिली। उसके बाद सब लोगों की फैमिली पिक्चर जैसा उसने स्केच बनाया हुआ था, जो किसी भी एंगल से फैमिली पिक्चर तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि आदित्य ने जबरदस्ती आड़े तिरछे लाइन खींचकर उसमें मुंडी हाथ बना दिया था और उन्हें जैसे तैसे कपड़े पहना दिया था, और कलर भी तो ऐसे किया था। वह लोग बिल्कुल कलरफुल नजर आ रहे थे, एकदम हरियाली नजर आ रही थी। अश्वत्थ का मन कर रहा था कि अपने भाई से पूछ ले, तुमने क्या बनाया है? क्या हम लोग ऐसे दिखते हैं? तिया एक्साइटेड होकर बोली, मुझे आगे भी देखना है, दीजिए ना। अश्वत्थ ने उसे देखा। तिया ने अपना मासूम सा चेहरा बनाया और बोली, दीजिए ना, यह मेरे लिए है। आप तो पकड़ कर ही बैठ गए। आदित्य झट से बोला, भाभी बैठे नहीं हैं, खड़े हैं।
अश्वत्थ की अब आगे देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे डर था कि कहीं आगे जिन लोगों का उसने ड्राइंग बनाया हो उनके हाथ पैर ही ना गायब हो। वो इतनी भयानक चीज बिल्कुल भी देखना नहीं चाहता था। उसे पता था कि आदित्य को ड्राइंग बनाना बिल्कुल भी नहीं आता, पर उसे यह पता नहीं था कि वह इतना खराब बनाएगा। इससे तो अच्छा नर्सरी के बच्चे बना लेते हैं। उसने अपने सिर को झटका और तिया को दिया। तिया खुश हो गई और देखने लगी। वह देख देख कर हंसे जा रही थी। उसे खुश देखकर अश्वत्थ को अच्छा लग रहा था। उसका भाई सबको हंसाना जानता था। वह घर की रौनक था। जब अभिनंदा आनंद बाहर आए, उनका सामना सोफे पर बैठे एहित दादाजी से हो गई। दोनों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। अगर पहले जैसा होता तो दोनों खुशी खुशी एक दूसरे से मिलते, पर अब हालात पहले जैसे। अभिनंदा दादाजी आज भी एहित दादाजी के आंखों में पछतावा देख पा रहे थे। उन्हें बुरा लग रहा था कि उनका दोस्त आज भी अपने बेटे के किए के लिए शर्मिंदा है, जबकि सारी करतूतें तो उनके बेटे की थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा और डॉक्टर सेन के केबिन के तरफ जाने के लिए तीनों चले गए। ओरमन कुछ बोलता उससे पहले ही सेल्वन ने उसके मुंह को बंद कर दिया और बोला, बस बहुत हुआ, आज तुमने बहुत कांड कर दिए अब और नहीं। मेरी वार्निंग देने के बावजूद तुमने अभिनंदा आनंद के साथ रूडली बात की, उनके रास्ते में जाकर खड़े हो गए। तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया है? पहले उनकी पोती को मिलने नहीं दिया। पता नहीं कौन से जन्म की दुश्मनी निकाल रहे हो उसकी पोती से। उसे श्राप देखकर जी नहीं भरा। मिस आनंद के साथ बाल नोचने वाली फाइट कर ली। ये सुनकर सब लोग ओरमन को हैरान होकर देखने लगे। अभ्रम बोला, क्या है यया? सीरियसली ओरमन, तुम तो ऐसे नहीं थे। मेरा और आदित्य का समझ आता है। एक बार के लिए कोई कह भी दे कि हम लोगों ने ऐसे बच्चों जैसे लड़ाई की, मान भी लेंगे क्योंकि हमारा नेचर ही ऐसा है। पर तुम और मिराज ऐसे इंसान हो जो लड़कियों से बचते फिरते रहते हैं और तो और किसी भी झगड़े में पड़ना सही नहीं समझते। तुमने एक लड़की के साथ कैटफाइट की। ओ माय गॉड! ओरमन झुंझलाते हुए बोला, हाँ किया है। तो अब क्या इसे न्यूज की हेडलाइन बनाओगे कि LFG का CEO ओरमन ने एक लड़की के साथ कैटफाइट की? वैसे भी वह सफेद कबूतरी इसी लायक है। सफेद झूठ बोलने वाली चुड़ैल है। हाँ किया है। तो अब क्या इसे न्यूज की हेडलाइन बनाओगे कि LFG का CEO ओरमन ने एक लड़की के साथ कैटफाइट की? वैसे भी वह सफेद कबूतरी इसी लायक है। सफेद झूठ बोलने वाली चुड़ैल है। ये सुनकर सब लोग उसे अजीब नजरों से देखने लगे। प्रत्यूष बोला, ये सुनकर सब लोग उसे अजीब नजरों से देखने लगे। प्रत्यूष बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम्हें हो क्या गया है? मतलब उसे कब से सफेद कबूतरी बोले जा रहे हो? वो कबूतरी थोड़ी ना है, इंसान है। ओरमन खुद से बुदबुदाते हुए बोला, सफेद कबूतरी ही है, जंगली बिल्ली कहीं की। ओरियन बोला, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मुझे तो लगता था तुम हमारे ग्रुप में ऐसे आदमी हो जिसका आज तक किसी बच्चे के साथ भी झगड़ा नहीं हुआ हो। हमेशा तो परफेक्शन बने घूमते रहते हो। आज तुम्हारा परफेक्शन कहाँ गया जो एक लड़की के साथ बाल नोचने वाली लड़ाई कर ली? और जहाँ तक मैंने मिस आनंद के बारे में सुना है वो काफी शांत लड़की है। ओरमन ये सुनकर फटाक से बोला, क्या कहा तुमने? वह शांत है? तुमने गलत सुना है। जिसने भी कहा है ना, बिल्कुल गलत कहा है। उसकी आंखें खराब है, उसके कान खराब है। उसने किस आंख से देख लिया कि यह सफेद कबूतरी शांत लड़की है? शांत लड़की नहीं, अशांत लड़की है। मुझ पर तो जंगली बिल्ली की तरह झपट पड़ी थी। सेल्वन बोला, जैसे तो तुम तो बिल्ली नहीं बने हुए थे, तुम भी तो उस पर झपट पड़े थे। अगर इन दोनों को रोका नहीं होता एक दूसरे को मार काट खाते। वैसे मुझे भी मिस आनंद शांत ही लग रही थी। जरूर इन दोनों के बीच कोई ऐसा मैटर है जिसकी वजह से दोनों ऐसे कुत्ते बिल्ली की तरह एक दूसरे को नोचने के लिए झपट पड़े थे। ये सुनकर ओरमन इधर उधर देखने लगा। ओजस ओरमन को अपनी तीखी नजरों से देखते हुए बोला, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ा मैटर है इन दोनों के बीच, वरना यह महान आत्मा किसी पर ऐसे झपट पड़े वह तो हो ही नहीं सकता। भले ये दूसरों को झगड़ते हुए आराम के साथ देखेगा लेकिन उनके बीच नहीं पड़ेगा। अनंत कुछ सोचते हुए बोली, कहीं ऐसा तो नहीं है ये दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं और इनके बीच कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से इन्हें गुस्सा आया हो उन्हें देखकर। ये सुनकर सबने अनंत को देखा। उनके ऐसे देखने से अनंत एक पल के लिए हड़बड़ा गई। अभ्रम बोला,
करेक्ट ये हो सकता है, कृपया बताने का कष्ट करेंगे ओरमन सर। और ओरमन को देखा। ओरमन अपनी नजरें चुराते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है, वो मुझे जनरली पसंद नहीं है और कुछ नहीं। सेल्वन बोला, पर तुमने तो बॉस को ये बताया था कि किसी पर्सनल इश्यू की वजह से तुम उसे पसंद नहीं करते। इतनी प्यारी लड़की को कौन ऐसे परेशान करता है? ओरमन मन में बोला, मैंने उसे कोई परेशान नहीं किया है, परेशान तो उसने मुझे किया है। अब मैं तुम लोगों को कैसे बताऊं और किस मुंह से बताऊं? उस सफेद कबूतरी ने मेरे साथ क्या किया है? निया ने मिराज के कंधे पर अपना सिर रखा। मिराज ने उसे देखा। निया ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। मिराज उसे एकटक देखने लगा। वही ओजल ने भी ओरियन के कंधे पर अपना सिर रखा था और उसका ध्यान उनकी बातों पर नहीं था, बल्कि उसका ध्यान तिया पर ही था। और वहीं दादाजी अपने ही ख्यालों में गुम थे। अभिनंदा दादाजी का ऐसे उन्हें बिना मिले जाना अच्छा नहीं लगा था और वो उदास हो गए थे और उन्हें इस बात का भी डर था कि कहीं अभिनंदा आनंद तिया को अश्वत्थ से अलग करने की कोशिश ना करे, क्योंकि वह अच्छे से जानते थे तारुष उसकी वजह से कहीं ना कहीं अभिनंदा आनंद अश्वत्थ और आदित्य को भी पसंद नहीं करते हैं। वही आनंद फैमिली डॉक्टर सेन के केबिन में जाने के लिए नीचे फ्लोर पर लिफ्ट पहुंचने के बाद लिफ्ट से बाहर निकले ही थे कि उन्होंने ऐसे इंसान को अपने सामने पाया जिसकी शक्ल भी वह देखना नहीं चाहते थे। वो कोई और नहीं, हृदय अग्रवाल थे, जो मिस्टर आर्यन को विजिट करने के लिए आए थे और लिफ्ट के नीचे आने का वेट कर रहे थे। वही आनंद फैमिली के तीनों मेंबर की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। हृदय अग्रवाल हैरान होकर उन्हें देख रहे थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था एक दिन आनंद फैमिली के साथ उनका सामना हो ही जाएगा, वरना आज से 23 साल पहले ही सामना हुआ था। तब वो उज्जवल की वजह से बच गए थे, पर अब उन्हें बचाने के लिए उज्जवल नहीं थी। वह वहीं पर जमकर खड़े रह गए थे। उनकी आंखें बड़ी हो गई थी। अधीराए उसके सामने जाकर खड़े हो गए और बोले, ओहो, फाइनली तुमसे मुलाकात हो ही गई। उस वक्त तो तुम्हें मेरी बहन ने बचा लिया था, लेकिन अब तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं है। उस वक्त तुम्हें जिंदा छोड़ना हम लोगों की सबसे बड़ी गलती थी। तुम्हें देखकर कोई कह नहीं सकता कि तुम कितने घटिया इंसान हो, जिसने कुछ पैसों के लिए एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। हृदय ने अपना सिर झुका लिया। अधीराय ने उन्हें हिकारत भरी नजरों से घूरा और बोले, हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। मेरी भांजी को इतने सालों तक छिपा रखा सिर्फ इसलिए ताकि उसे अपने घर में एक सर्वेंट बनाकर रखो, और तुम्हारी बीवी और बेटी मेरी भांजी पर जुल्म करें। जिस घर में रह रहे हो वह भी तुम्हारा नहीं है। मेरी भांजी को उसके ही घर में सर्वेंट बनाकर रखा था। आई नो अभी तक हमारी बच्ची को क्यों रखा है, क्योंकि तुम्हें पता है हम उसे पागलों की तरह खोज रहे हैं, इसलिए उसका इस्तेमाल करके हमें ब्लैकमेल करना चाहते हो ना। ये सुनकर हृदय हैरान होकर अधीराई को देखने लगे। अभिनंदा दादाजी बोले, ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ गलत नहीं कह रहा है मेरा बेटा। तुम्हारे जैसे इंसान जिसकी इतनी औकात भी नहीं थी कि मेरी बेटी के आसपास भी भटक सको, ना कोई स्टेटस था और ना औकात, ऊपर से शादीशुदा होते हुए भी ऐसा किया और मेरी बेटी को ही घर तोड़ने वाली साबित कर दिया। मेरी बेटी से सब हड़प लिया और मार भी डाला। हृदय ने वापस से सिर झुका लिया। सही तो कह रहे थे अभिनंदा आनंद, उसकी कोई औकात नहीं थी उज्जवल के सामने। कहाँ वो आनंद फैमिली की राजकुमारी थी और एक फेमस आर्टिस्ट थी। उसकी बनाई पेंटिंग्स लाखों में बिकती थी। वो किसी भी एंगल से उसके मैच का नहीं था और वो मिस्टर आर्यन की कंपनी में बस एक एम्प्लॉय था। उसे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। ऊपर से ईदिया के नखरे और रोज रोज का झगड़ा सिर्फ पैसों के लिए होता था। ईदिया की वजह से बहुत परेशान रहते थे। लिप्सा की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी और ईदिया की वजह से पैसे खत्म हो चुके थे और जितने थे वो काफी नहीं थे। लिप्सा हॉस्पिटल में एडमिट थी। ईदिया सबका जिम्मेदार उसे ही ठहरा रही थी कि उसके पास पैसे नहीं है। उन्हें लिप्सा का अच्छे से ट्रीटमेंट करवाना था, इसलिए वह लोन पास करवाने के लिए कंपनी गया और मिस्टर आर्यन ने उनके सामने ये प्रपोजल रखा कि वह लिप्सा के ट्रीटमेंट का पूरा खर्च उठाएंगे और उन्हें वापस लौटाने की भी जरूरत नहीं है। हृदय ने बिना सोचे समझे इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया और उस वक्त सिर्फ उन्हें लिप्सा की टेंशन थी और मिस्टर आर्यन ने उसे सीधे अपने पीए की पोस्ट दे दी और अच्छी खासी सैलरी भी। मिस्टर आर्यन ने उन्हें ये बताया था कि उज्जवल की वजह से शादी टूटने वाली है। एक तरह से मिस्टर आर्यन ने उन्हें सच नहीं बताया था।
और उन्हें भी लगता था कि उज्जवल सच में बुरी है और उसकी वजह से उसके बॉस की शादी टूटने वाली है, और उन्होंने मिस्टर आर्यन का साथ दिया। भानवी बोली, तुम्हें क्या लगा हम तुम्हें छोड़ देंगे, और तुम्हारे उस घटिया बॉस को भी, अब जब हमें हमारी बच्ची मिल गई है, अब अपने किए की सजा भुगतने के लिए तैयार रहना। हमारी बच्ची ने जितने भी दर्द सहे हैं उसका भी हिसाब बराबर करेंगे। जब हृदय ने ये सुना कि तिया उन्हें मिल गई है, उनके दिल की धड़कन ही रुक गई। इसका एक ही मतलब था कि तिया उनके पास थी। उन्होंने उन्हें देखा और बोले, तिया आप लोगों के पास। इतना ही कहा था कि अभिनंदा दादाजी बोले, हाँ, और अब भूल जाओ कि मेरी बच्ची को जितना टॉर्चर करना था कर लिया, अब तुम्हारी बारी। और चले गए। हृदय लड़खड़ा गए और बोले, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पास उज्जवल की याद के रूप में बस तिया है, मेरी बेटी नहीं। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मेरी बेटी को कोई नहीं ले जा सकता। क्या करूं? उसे कैसे लाऊं? सर वो जरूर हेल्प करेंगे। और जल्दी से लिफ्ट के अंदर चले गए। डॉक्टर सेन ने अभिनंदा दादाजी, अधीराय और भानवी को देखा। अधीराय बोले, हम तिया के फैमिली हैं, मैं उसका मामा हूँ, तिया की कंडीशन जानना है। डॉक्टर सेन बोली, आप लोगों ने मिस्टर अश्वथ आर्यन से क्यों नहीं पूछा? वह आपके सन इन लॉ हैं। अभिनंदा दादाजी बोले, नहीं, हमें आपसे जानना है, आप बताएंगी। डॉक्टर सेन बोली, वो अभी ठीक हैं। स्टेयर्स से गिरने की वजह से उनको बहुत चोट लगी है, पर वह ठीक हो जाएंगी। पर भानवी बोली, पर क्या? वो प्रेग्नेंट थी, 1.5 महीना हो गया था और गिरने की वजह से तुरंत मिसकैरेज हो गया था। प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीने बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत होती है। उनका ब्लड लॉस हो गया था। डॉक्टर सेन ने उन्हें बताया। ये सुनकर उनके होश ही उड़ गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि तिया प्रेग्नेंट थी और उसका मिसकैरेज हो गया है। डॉक्टर सेन की बात सुनकर तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। अब उन्हें समझ आ रहा था कि रॉय फैमिली को अश्वथ ने इस तरह बर्बाद क्यों किया। पर उन्हें तिया के लिए बहुत बुरा लग रहा था और अश्वथ पर गुस्सा भी आ रहा था कि सब अश्वथ की लापरवाही की वजह से हुआ है। अभिनंदा दादाजी बोले, सब अश्वथ की गलती है, उसकी हिम्मत भी कैसे हुई? मेरी नातिन को सब जानते हुए भी हमसे छिपाने की, ऐसा करके वो हमसे कौन सा बदला ले रहा था? उसका बाप क्या कम था जो अब वह भी ऐसा करने लग गया? अब बहुत हुआ, मैं अपनी नातिन को लेकर जाऊंगा। डॉक्टर, हम उसे लेकर जाना चाहते हैं। डॉक्टर सेन ये सुनकर चौंक गई और बोली, नो, ये पॉसिबल नहीं है। अभी पेशेंट की हालत ठीक नहीं है, उसे 1 महीने तक हॉस्पिटल में ही रहना होगा, भले उसके बाद आप लोग ले जा सकते हैं। ये सुनकर भानवी बोली, हम लोग उसके लिए सबसे बेस्ट डॉक्टर अपॉइंट करेंगे जो हमारे घर में ही उसका ट्रीटमेंट करेंगे। ये सुनकर डॉक्टर सेन बोली, देखिए, ये हॉस्पिटल के रूल्स के अगेंस्ट है। कम से कम पेशेंट को 1 वीक तब तो रुकना होगा, भले उसके बाद आप ले जा सकते हैं। और मिसेज आर्यन को ठीक से 24 घंटे भी नहीं हुए हैं। आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। उन्हें बहुत चोटें आई हैं और उनकी हालत अब भी नाजुक है। उन्हें हॉस्पिटल में ही रेस्ट करना होगा। जब उनके हस्बैंड को प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप लोग क्यों जिद कर रहे हैं? देखिए, आप लोगों के बीच जो भी प्रॉब्लम है वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ना ही पेशेंट की प्रॉब्लम। आप लोगों को अपना घरेलू मैटर घर में सुलझाना चाहिए ना। ऐसे पेशेंट को नहीं ले जा सकते, भले आप लोग कितने भी अच्छे डॉक्टर अपॉइंट कर ले, लेकिन हॉस्पिटल में उन्हें ज्यादा अच्छे से ट्रीटमेंट मिलेगी। अभिनंदा दादाजी जिद पर अड़ते हुए बोले, बिल्कुल भी नहीं, मेरी नातिन यहाँ पर एक पल भी नहीं रहेगी, उसका इलाज हमारे घर पर ही होगा। दादाजी की जिद देखकर डॉक्टर सेन टेंशन में आ गई। वह तो चक्की का आटा बन गई थी जो दोनों तरफ से पीस रही थी। एक तरफ आर्यन फैमिली थी और दूसरी तरफ आनंद फैमिली। दोनों फैमिली बहुत पावरफुल और रिच थी। उनका रुतबा भी बहुत ज्यादा था। भले अश्वथ कितना भी खतरनाक हो, लेकिन अभिनंदा आनंद भी कम नहीं थे। अधिराई को तिया का अश्वथ के साथ इतना ज्यादा अटैचमेंट याद आया। उन्होंने इतना तो समझ लिया था कि तिया अश्वथ के बिना बिल्कुल भी रहने वाली नहीं है, और वह उन्हें तो ठीक से भी नहीं जानती और ना ही उनसे ठीक से घुल मिल पाई है। पर
अश्वथ के जाने का नाम ही सुनकर तिया लगभग रोने वाली थी। एक बात तो तय थी, तिया खुद भी उनके साथ नहीं आएगी और वह लोग जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते थे। और अभी अभी तिया का मिसकैरेज हुआ था, तिया को ले जाना बिल्कुल भी सही नहीं था। अधीराय ने सब कुछ गहराई से सोचा और बोले, पिताजी मेरे ख्याल से डॉक्टर सही कह रही हैं। जैसे तिया ठीक हो जाएगी हम उसे लेकर चले जाएंगे। तिया का अभी अभी मिसकैरेज हुआ है, उसे ले जाना ठीक नहीं रहेगा और तिया हमसे ठीक से मिली भी तो नहीं है और ना ही हमें जानती हैं। अभिनंदा आनंद बोले, हम उसके परिवार हैं, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम उससे बहुत प्यार करते हैं। अधीराय कहना चाहते थे कि हम उससे कितना भी प्यार करते हो उसे समझ नहीं आएगा, वह सिर्फ अश्वथ और आर्यन फैमिली के साथ ही कंफर्टेबल है। हमारे साथ घुलने मिलने में, कंफर्टेबल होने में बहुत वक्त लगेगा और अश्वथ उसका हस्बैंड है। आपको क्या लगता है वो आपको अपनी बीवी को ले जाने देगा? अभिनंदा दादाजी बोले, क्या सोच रहे हो? मुझे नहीं पता, मेरी नातिन हमारे साथ जाएगी। भानवी भी कुछ सोचकर बोली, पिताजी मेरे ख्याल से भी तिया को ठीक होने देते हैं, तब तक वो हमसे घुल मिल भी जाएगी और हमारे साथ कंफर्टेबल भी हो जाएगी। आपने देखा ना, अचानक से हमें देखकर वह अनकंफर्टेबल हो गई थी और अकेले हमसे मिलने में भी हिचकिचा रही थी। जब तक वह ठीक नहीं हो जाती तब तक वह हमारे साथ घुल मिल भी जाएगी। पर अभिनंदा दादाजी मानने को तैयार ही नहीं थे। वहीं डॉक्टर सेन अपना सिर पकड़ कर बैठी थी। उन्हें तो अपना केबिन कम किसी फैमिली ड्रामे का सेट ज्यादा लग रहा था। उनका मन कर रहा था कि तीनों लोगों को वहां से निकाल दे, पर वह ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती थी। बड़ी मुश्किल से अभिनंदा दादाजी मान गए। अभिनंदा दादाजी बहुत जिद्दी थे, ऐसे कैसे मान जाते। और तिया की मिसकैरेज के बारे में सुनकर उन्होंने फैसला कर लिया था कि वह तिया को लेकर ही जाएंगे, पर अब उन्हें मन मारकर तिया को हॉस्पिटल में ही रहने देने के लिए हाँ कहना पड़ा। उन्हें अश्वथ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उन्हें बस इस बात का डर था कि कहीं मिस्टर आर्यन उनकी नातिन को नुकसान न पहुंचा दे। जिस तरह उन्होंने उनसे उनकी बेटी को छीन लिया, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, कहीं उनकी नातिन को भी उन सब से गुजरना ना पड़े। उन्हें पता था कि अश्वथ के होते हुए ऐसा कुछ नहीं हो सकता, पर उन्हें मिस्टर आर्यन और हृदय अग्रवाल इन पर कोई भरोसा नहीं था। आखिर इतने सालों बाद उन्हें अपनी नातिन मिली थी, वो उन्हें खोना नहीं चाहते थे। ओशमी और युवान बाहर आए। ओशमी को देखकर ओरमन का मुंह बन गया और उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। ओशमी ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया और अपनी आंखें मटकाने लगी, जैसे उसे परेशान करने का नया तरीका सोच रही हो। उन दोनों के बाहर आते ही सब लोग अंदर चले गए। सबने अपना अपना गिफ्ट पकड़ रखा था, पर अश्वथ की घूरती नजरों को देखकर सब लाइन बनाकर खड़े हो गए। पर आदित्य, जिसने पहले से ही अपना नंबर लगा लिया था, वह उन्हें मौका ही नहीं दे रहा था। अभ्रम बोला, एयू सामने से हटो, बहुत देर तक मिल रहे हो तुम, अब हमें भी हाल चाल जानने दो। इतनी देर से ऐसा क्या दिखा रहे थे? तुम्हें तो नर्सरी के बच्चों जितना भी ड्राइंग करने नहीं आता, फिर स्केच बुक में ऐसा क्या बनाया है जो किसी को नहीं दिखा रहे थे? आदित्य बोला, अगर आप भाई के बेस्टी ना होते तो यहाँ से धक्के माओ को निकलाता। अभ्रम आदित्य को कुछ जवाब देता उससे पहले ही तिया ने एक हाथ में ही ड्राइंग दिखाया, जिसमें आदित्य ने अभ्रम की ड्राइंग बनाया था और उसमें नाम भी लिखा था, अभ्रम बजाज भाई का बेस्टी। सब लोग आंखें फाड़कर देखने लगे, खुद अभ्रम भी आंखें फाड़कर देख रहा था। अभ्रम ध्यान से देख रहा था, बाकी सब हंसने में लगे हुए थे, क्योंकि आदित्य ने उसकी ड्राइंग बनाकर उसके सिर पर बालों की 2 चोटी बना दी थी और उसमें बटरफ्लाई बना दिया था। ऊपर उसे बिजनेस सूट पहना दिया था और नीचे शॉर्ट्स पहना दिए थे और मुंह में 2 दांत दिखा दिए थे, मतलब आदित्य नहीं फुल नमूना बना दिया था। अश्वथ ने जब देखा उसके होठों पर स्माइल आ गई। वो मन में बोला, चलो कम से कम मेरी ड्राइंग तो ढंग से बनाई थी। अभ्रम आदित्य को घूरते हुए बोला, तुमसे यही उम्मीद की जा सकती है, ये क्या बनाया है तुमने तो मुझे नमूना बनाकर रख दिया है। क्या मैं ऐसे दिखता हूँ? सीरियसली ऐसा लग रहा है जैसे मैं नीचे का पैंट पहनने भूल गया हूँ। मेरे सारे दांत टूट गए हैं और मैंने लड़कियों की तरह 2 चोटी कर रखी है। सीरियसली मैं क्या तुम्हें ऐसे नजर आता हूँ? आदित्य बोला, मैंने तो तुम्हारी होने वाली पत्नी को भी यह ड्राइंग सेंड कर दी है, वो जरूर तुमसे इम्प्रेस हो गई होगी। ये सुनकर अभ्रम के होश उड़ गए। वह आदित्य को देखते हुए बोला, क्या कहा तुमने परंपरा को ये सेंड कर दिया है?
तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? और तुम्हें उसका नंबर कहाँ से मिला? उसका नंबर तो मेरे पास भी नहीं है। ये सुनकर आदित्य ने अभ्रम को टेढ़ी स्माइल दी और बोला, इसमें मेरी क्या गलती कि तुम्हारे पास नंबर नहीं है? दुनिया के पहले इंसान हो जिसके साथ तुम्हारी शादी होने वाली है, उसका नंबर ही नहीं है। तुम्हारा रिश्ता पक्का करने गए थे, मैंने मांग लिया, अब तुम्हारे पास उनसे नंबर मांगने की हिम्मत ही नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? तुम सबके पास मेरी तरह हिम्मत ही नहीं है। ये सुनकर अभ्रम का मुंह बन गया। फिलहाल तो उसे इस बात की टेंशन हो रही थी कि उसकी ऐसी ड्राइंग देखकर पता नहीं परंपरा क्या सोच रही होगी। वह तो हंस हंस कर पागल हो गई होगी और कहीं ऐसा ना हो वो उसे सच में ऐसा ही ना समझने लग जाए कि वो कपड़े पहनना भूल जाता है, ऐसे ही दो चोटी करके रखता है। तभी तिया ने नेक्स्ट पेज की ड्राइंग दिखाई जिसमें निया और मिराज की ड्राइंग थी। सब लोग अब निया और मिराज को देखने लगे। आदित्य ने उनको भी फुल नमूने बना दिया था। निया ने मिराज की ड्राइंग देखी और वह हंसने लगी। निया ने सबकी ड्राइंग दिखाई, सब एक दूसरे पर हंस रहे थे। तभी तिया ने अगले पेज का ड्राइंग दिखाया जिसमें आदित्य ने एक लड़की बनाया था, हालांकि वह भी एकदम नमूनी लग रही थी, उस पर किसी का नाम नहीं था। ओजल बोली, ये किसकी ड्राइंग है? इस पर किसी का नाम नहीं है। सब लोग ध्यान से देखने लगे और समझने की कोशिश करने लगे कि वो कौन हो सकती है। ओरियन बोला, क्या ये यंग मैडम है? आदित्य बोला, ये भाभी नहीं है, मैं भाभी को ऐसे नहीं बनाऊंगा, वह तो बहुत क्यूट है, मैंने उनकी बहुत ही क्यूट वाली ड्राइंग बनाई है, ये मेरी चोरनी है। और अनंत की तरफ अपनी उंगली पॉइंट की। सब लोग अनंत को देखने लगे, वही अनंत भी उस ड्राइंग को घूर कर देख रही थी। वो कभी ड्राइंग को घूर कर देखती तो कभी आदित्य को, सब लोग कभी ड्राइंग को देखते तो कभी अनंत को। ओजस बोला, कम से कम अपनी फ्यूचर वाइफ की ड्राइंग तो सही से बना लेता। आदित्य जवाब देते हुए बोला, मुझे चोरनी ऐसी दिखाई देती है तो मैंने ऐसे ही बना ली, इट्स माई टैलेंट। तुम लोगों को तो मुझे शाबाशी देना चाहिए, इतने अच्छे से बनाया है तुम सबको। ओजल ने आदित्य को सामने से हटाया और तिया को धीरे से गले लगाया और दूर होकर अपने कान पकड़कर बोली, Forgive me Coco, it's all my fault if I don't ask you to go alone, it all doesn't happen, forgive me। ओजल ये कहते हुए रुआंसी हो गई। तिया जो कुछ देर के लिए भूल गई थी कि उसका मिसकैरेज हो गया है, उसे दोबारा दर्द ने घेर लिया और वह उदास हो गई। अश्वत्थ कुछ कहता उससे पहले ही अभ्रम बोला, छोटी गिलहरी प्लीज डोंट पैनिक, बहुत जल्द तुम फिर से ममा बनोगी और तुम्हारे क्यूटीज अश्वत्थ और सबको बहुत परेशान करेंगे, इतना कि सबको उनकी नानी याद आ जाएगी। आदित्य बोला, सबसे पहले तो इस भाई के बेस्टी को ही परेशान करेंगे। भाभी आप ऐसे सैड मत होइए, वरना मैं अभी जो भी शादी करने का सोच रहा है उनमें से किसी की शादी नहीं होने दूंगा, ना मैं शादी करूंगा ना किसी और को करने दूंगा जब तक मेरे क्यूट क्यूट नेफ्यू एंड नीस नहीं आ जाते। तिया ने अश्वत्थ को देखा। अश्वत्थ ने अपनी पलकें झपकाकर खुद को संभालने का इशारा किया। तिया ओजल को देखकर बोली, You don't need to apologize Oj, it's not your fault, don't blame yourself, it's not your fault, got it। अभ्रम ने जल्दी से ओजल को हटाया और बोला, छोटी गिलहरी, मेरी अनारकली के होते हुए तुम्हें ऐसे अपसेट होने की कोई जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। तिया ने अश्वत्थ को देखा जो अभ्रम को घूर कर देख रहा था। ओरमन आकर बोला, छोटी गिलहरी, तुम्हारे खडूस नाना तुम्हें अश्वत्थ से। उसने इतना कहा ही था कि सेल्वन ने उसका मुंह बंद कर दिया। तिया उसे हैरान होकर देखने लगी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सेल्वन बोला, यंग मैडम, आज इस आदमी के अंदर किसी और की आत्मा आ गई है, सुबह से बकवास किए जा रहा है, पता नहीं अपना परफेक्शन कहाँ छोड़ आ गया है। और ओरमन को घसीटते हुए बाहर ले गया। फिर सब तिया का हालचाल पूछने लगे और गिफ्ट्स देने लगे। तिया की उदासी भी चली गई थी। सेल्वन जब ओरमन को बाहर लेकर आया, ओरमन ने उसका हाथ हटाया और कुछ कहता उन्हें अभिनंदा दादाजी और एहित दादाजी की आवाज सुनाई दी। दोनों ने उस तरफ देखा, दोनों सोफे पर एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। अधिराय और भानवी भी बैठे थे, ओशमी और युवान नहीं थे। अभिनंदा दादाजी बोले, नहीं बताया कि तुम्हारे पोते ने मेरी नातिन से शादी की है। मुझे आज ही पता लगा है, मुझे नहीं पता था, अगर होता तो जरूर बताता।
इहित दादाजी ने सीधे जवाब देते हुए कहा। ओरमन मन में बोला, सीरियस बातें कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सवाल जवाब चल रहा हो, पुलिस इन्वेस्टिगेशन जैसी फीलिंग आ रही है। ओरमन वहां से चला गया। वो लिफ्ट के अंदर गया। लिफ्ट के अंदर पहले से ही कोई था। लिफ्ट का डोर बंद हुआ और लिफ्ट चलने लगी। ओरमन ने आंखों के कोनों से उस इंसान को देखा। उसके होश उड़ गए। वह बोला, यू। वहाँ उष्मी पहले से ही थी। वह ओरमन को देखकर स्माइल करने लगी और बोली, बेबी मशरूम हेयर। ओरमन ने उसे घूरकर देखा और बोला, डोंट टेल मी बेबी मशरूम हेयर। उष्मी ने देखा कि ओरमन ने अपने बालों को जेल से अच्छे से सेट कर रखा था, पर उसे तो उसके बिखरे मशरूम जैसे हेयर पसंद थे। वो उसे सरगोशी से देखने लगी। ओरमन को उसकी नजरें अनकंफर्टेबल फील करवा रही थी। वो एकदम कोने में चिपक कर खड़ा हो गया था। उसे लिफ्ट पर भी गुस्सा आ रहा था कि अभी तक ग्राउंड फ्लोर पर क्यों नहीं पहुंच रहा है। उष्मी उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। ओरमन का गला सूख गया और हार्ट बीट बढ़ गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। वो कोने में एकदम चिपक गया और बोला, हे स्टे अवे फ्रॉम मी, डोंट कम नियर लाइक दिस, स्टे अवे, योर इंटेंशंस आर नॉट लुकिंग राइट। वो बड़ी मुश्किल से थूक गटकते हुए बोला, पर उष्मी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपने दोनों हाथों से उसके कॉलर को पकड़ा और इससे पहले ओरमन रिएक्ट करता उसके होठों को किस कर लिया। ओरमन को 440 वोल्ट का झटका ही लग गया। वो आंखों को बड़ी करके वहीं जमकर दीवार से चिपक कर खड़ा था। एक कमरे में, जो कमरा कम किसी हॉस्पिटल का वार्ड ज्यादा लग रहा था। बेड पर जीवन रक्षक मशीनों से घिरा एलन बेड पर बेजान पड़ा था और डॉक्टर उसका चेकअप कर रहे थे। वहीं एक लड़का विंडो से बाहर खड़ा होकर देख रहा था। उसकी पीठ होने की वजह से चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उसने हाथ में गन पकड़ा हुआ था। ओरमन माउथ वॉश से अपना मुंह साफ कर रहा था। वह सीख पर थूकते हुए बोला, थू थू छी। किससे अपना मुंह चटवा लिया यू, और माउथ वॉश को वापस मुंह में लिया। उसका मन तो माउथ वॉश को पीने का कर रहा था। वह दोबारा थूककर बोला, छी, बैक्टीरिया को चूम लिया, छी। ओरमन ने लगभग पूरा माउथ वॉश ही खत्म कर दिया था। उसे उष्मी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह बोला, उसकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे किस करने की, छी, आ, थू, और थूकने लगा। उसे हर मिनट में एहसास हो रहा था कि उष्मी उसे किस कर रही है। वो पूरी तरह से घबरा गया था। लिफ्ट का सीन याद कर करके उसका दिल ब्लास्ट होने वाला था। उसकी हार्ट बीट मेट्रो ट्रेन की तरह फास्ट धड़कने लगती थी। वह उष्मी से चिढ़ता आया था। ऐसा नहीं था कि उसे उष्मी से नफरत थी, बस उष्मी ने अपनी नादानी में कुछ ऐसा कर दिया था जिससे ओरमन हट हो गया था और वह उससे नाराज हो गया था। तभी बाथरूम का डोर ओपन हुआ और अभ्रम और मिराज अंदर आए और उन्होंने ओरमन के हाथ में खाली माउथ वॉश के बॉटल को देखा। मिराज बोला, तुम माउथ वॉश का बॉटल लेकर कर क्या रहे हो? माउथ वॉश कहाँ गया? अभ्रम उसे गौर से देखते हुए बोला, माउथ वॉश का बॉटल लेकर कर क्या रहे हो? और तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुमने ही माउथ वॉश खत्म कर दिया है। ये सुनकर ओरमन मुंह बनाते हुए बोला, हाँ मैंने ही खत्म किया है। और खुद से बड़बड़ाते हुए बोला, क्या करूं, एक बैक्टीरिया मेरे मुंह लग गई थी, उसकी वजह से ही माउथ वॉश की जरूरत पड़ गई। और फिर से उसे लिफ्ट का सीन याद आया और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो मन में बोला, हे भगवान, लगता है मेरा दिल मेरे सीने से निकलकर बाहर आ जाएगा। और अपने सीने पर दूसरे हाथ से हाथ रखा। उसे ऐसा करते देख मिराज और अब हमने एक दूसरे को देखा और फिर ओरमन को देखा। मिराज बोला, ओरमन तुम्हारा ध्यान कहाँ है, कहाँ खो गए हो? और उसे पकड़कर हिलाया। तब जाकर ओरमन होश में आया और बोला, यार मुझे उस खड़ूस दादाजी की पागल पोती से बचा लो। ये सुनकर मिराज और अभ्रम एक साथ बोले, खड़ूस दादाजी की पागल पोती कौन? ओरमन बोला, वो सफेद कबूतरी, उससे मुझे बचा लो। मिराज बोला, अब ये सफेद कबूतरी कौन है? आई थिंक कबूतर की कबूतरी। ये सुनकर ओरमन बोला, अरे छोटी गिलहरी के नाना की पोती। ये सुनकर अभ्रम चिढ़कर बोला, तो तुम सीधे भी तो कह सकते थे ना उष्मी आनंद, इतना लंबा चौड़ा कहने की क्या जरूरत थी? छोटी गिलहरी के नाना की पोती। उसने ओरमन की नकल उतारी। ओरमन ने उसे घूर कर देखा जैसे कह रहा हो, अब मैं उसे कुछ भी कहूँ
तुम कौन होते हो ऐसा कहने वाले? मिराज कुछ सोचते हुए बोला, बताओ क्या किया है उसने, और ऐसा क्या किया है जिसके लिए हम तुम्हें बचाए? ओरमन ये सुनकर चुप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उन्हें कैसे बताएं, क्योंकि वो कभी भी ऐसी सिचुएशन में नहीं फंसा था और उसे बताने में भी शर्म आ रही थी। अभरम बोला, अब बताएगा भी या फिर शुभ मुहूर्त निकालकर बताने का इरादा है कि आज कोई शुभ मुहूर्त नहीं है, कल बताऊंगा, जल्दी बोलो, एक काम करो, इसको बताओ, फिलहाल मुझे प्रेशर आ रहा है। और वह अंदर चला गया। ओरमन ने मिराज को देखा। मिराज ने अपनी आईब्रो उचकाते हुए पूछा, बताओगे क्या किया है उसने? फिलहाल तो अभिनंदा दादाजी के साथ बात कर रहे हैं, जल्दी बताओ। ओरमन बोला, एक्चुअली जब मैं ग्राउंड फ्लोर पर जाने के लिए लिफ्ट के अंदर गया, वहाँ पर पहले से ही वह थी। मिराज बोला, कौन थी वहाँ पर? ओरमन बोला, वह थी ना वह, उद्धरण चिन्ह। अब मिराज झुंझलाते हुए बोला, कौन थी? उसका नाम भी है या नहीं? ओरमन बोला, ओशमी। मिराज बोला, तो नाम नहीं ले सकते थे? वह थी। ऐसे में कैसे पता चलेगा कि कौन थी? और तुम उसे इतना रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हो? पहले की पत्नियां अपने पति का नाम नहीं लेती थी, तुम क्या उसको अपना पति मानते हो जो उसका नाम नहीं ले रहे हो? ये सुनकर ओरमन आंखें बड़ी करके उसे देखने लगा। वह जल्दी से बोला, तुम गलत समझ रहे हो, मेरा वह मतलब नहीं था, मैं उसका नाम नहीं लेता। उस सफेद कबूतरी को मैं क्यों पति मानूंगा? वो तो लड़की है ना, लड़का तो मैं हूँ। मिराज बोला, तो क्या उसको बीवी मानते हो? ओरमन ने उसकी बात ध्यान से नहीं सुनी थी, वो खोया हुआ था, उसके मुंह से निकल गया। हाँ, ये सुनकर अभरम जो आ रहा था वह भी हैरान रह गया और मिराज भी। ओरमन ने मिराज का शॉकिंग फेस देखा और बोला, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? अभरम पीछे से आते हुए बोला, क्या कहा तुमने? तुम उसे बीवी मानते हो? सच में? पर सेल्वन ने तो बताया तुम दोनों तो एक दूसरे के साथ कुत्ते बिल्ली की तरह एक दूसरे पर झपट पड़े थे। ये सुनकर ओरमन हड़बड़ा गया और बोला, मेरा वह मतलब नहीं था, मैं क्यों उसे बीवी मानूंगा? मेरी किस्मत इतनी भी खराब नहीं है कि उससे शादी करनी पड़े। तुम लोग भी ना कुछ भी बोल रहे हो। मिराज बोला, ठीक है, आगे बताओ क्या हुआ? वह लिफ्ट में थी तो? ओरमन बोला, शी किस्ड मी सडनली। ये सुनकर अभरम बोला, बस इतनी सी बात, किस कर लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? ओरमन ने उसे घूर कर देखा। अभरम को अचानक से रियलाइज हुआ कि ओरमन ने क्या कहा, और उसने ओरमन को देखा और उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर बोला, क्या यया उसने तुझे किस किया? ओह माय गॉड! ओरमन उसके हाथों को हटाते हुए बोला, इसमें ओह माय गॉड कहने वाली कौन सी बात हो गई? वो तो मेरे पीछे ही पड़ गई है, पता नहीं अगली बार मिल गई तो कहीं मुझे कच्चा ना चबा जाए। ओरमन बोला, आदित्य सही कहता है, तुम सब में किसी के पास भी कुछ भी करने की हिम्मत नहीं है। क्या बात है, लड़की ने तुमको किस कर लिया और तुम गधे के गधे ही रहोगे? ये सुनकर ओरमन बोला, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी मुझे गधा बोलने की? अभरम उसे जवाब देते हुए बोला, ऐसे गधा? उसका जवाब सुनकर ओरमन ने उसे घूर कर देखा और बोल पड़ा, अगर मैं गधा होता ना तो इतना बड़ा सीईओ नहीं होता। मुझे गधा बोल रहे हो? मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया है जो मैं गधा हो गया? अभरम बोला, तुमको बताऊंगा तो भी समझ नहीं आएगा, रहने दो, तुम ना साधु संत ही ठीक हो। और चला गया। ओरमन ने मिराज को देखा, मिराज ने भी अपने कंधे उचका दिए और चला गया। वहां पर ओरमन ही रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उनके कहने का मतलब क्या था। उसे उन दोनों पर भी गुस्सा आ रहा था। वही वेटिंग एरिया में अभिनंदा दादाजी और एहित दादाजी बस एक दूसरे से ऐसे ही फॉर्मल बातें कर रहे थे जैसे बस एक दूसरे को अभी अभी ही जानते हो। एहित दादाजी को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अभिनंदा दादाजी से बात करें। वहीं अभिनंदा दादाजी एहित दादाजी के मन की बात समझ रहे थे और वह भी समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे बात शुरू करें। बाकी सब भी तिया से मिलकर घर जा चुके थे। अश्वत्थ ने उन्हें जबरदस्ती भेज दिया था। वैसे भी हॉस्पिटल में ज्यादा लोगों का रुकना अलाउ नहीं था। इस वक्त वार्ड में तिया और अश्वत्थ ही थे। तिया सबका गिफ्ट अश्वत्थ से दिखाने के लिए कह रही थी। उसके बार बार जिद करने के बाद भी अश्वत्थ ने नहीं दिखाया। वह उसे मेडिसिन देते हुए बोला,
जब ठीक हो जाओगी तब देख लेना, अभी मेडिसिन लो। तिया ने मेडिसिन को देखा, उसे मेडिसिन से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर वह अश्वथ से नाराज होते हुए बोली, मुझे नहीं खाना, पहले गिफ्ट दिखाए फिर खाऊंगी। अश्वथ ने उसे देखा, फिर गिफ्ट्स को देखा जो टेबल पर रखे हुए थे। अश्वथ को अच्छे से पता था तिया की नजरें गिफ्ट्स पर ही हैं। वह उन्हें देखे बिना नहीं मानेगी, फिर भी वह बोला, पहले मेडिसिन लो फिर मैं दिखाऊंगा। तिया ने अपनी आंखें नचाई और बोली, इसकी क्या गारंटी है कि आप मेडिसिन खाने के बाद मुझे गिफ्ट्स दिखाएंगे? ये भी तो हो सकता है आप नहीं दिखाएंगे। ये सुनते ही अश्वथ चौंक गया और तिया को देखने लगा। वह बोला, जब तुम्हें दिमाग का इस्तेमाल करना होता है तब तो करती नहीं हो, और अब गिफ्ट्स देखने के लिए इतना दिमाग लगा रही हो। अब सीधे से मेडिसिन लो वरना ठीक नहीं होगी तो मैं तुम्हें घर लेकर नहीं जाऊंगा। अश्वथ की धमकी सुनकर भी तिया के कान में जूं तक नहीं रेंगा। वह जिद पर अड़ी रही, उसे गिफ्ट्स देखनी है, गिफ्ट्स उसके हैं, उसका देखने का राइट है, जब तक वो नहीं देखेगी वह मेडिसिन नहीं लेगी। अश्वथ ने तिया को देखा जो गिफ्ट्स को एक्साइटेड होकर देख रही थी कि उसके अंदर क्या हो सकता है। वहीं आर्यन पैलेस में अनंत ने आदित्य को पकड़ लिया और बोली, मैं क्या तुम्हें नमूनी नजर आती हूँ जो मेरी ड्राइंग इतनी खराब बनाई थी? आदित्य उसको अपने इतने करीब देखकर थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया था। वह बोला, मुझे तो तुम ऐसे ही दिखाई देती हो इसलिए वैसे ही बनाया था, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। आदित्य, आर्यन में तुम्हारी ड्राइंग बनाई, तुम्हें तो अपनी किस्मत पर प्राउड करना चाहिए, पर तुम मुझे अकेले देखकर ऐसे पूछ रही हो, ये गलत है। मुझे तुम्हारे इरादे नेक नहीं लगते। अनंत ने उसे घूर कर देखा और उसके और करीब चली गई। जिसस आदित्य तो एकदम से दीवार से चिपक गया, एकदम फेविकोल की तरह। अनंत ने अपने दोनों हाथ दीवार पर रखे थे और बीच में आदित्य फंस गया था। अनंत कुछ कहती इससे पहले आदित्य ने आगे बढ़कर उसके होठों पर जोर से किस किया। अनंत एकदम बर्फ की तरह जम गई थी। हॉस्पिटल के VIP पार्ट नंबर 40 में हृदय को इतनी टेंशन में देखकर मिस्टर आर्यन बोले, क्या हो गया? एवरीथिंग इज फाइन। हृदय अपने आप को शांत करते हुए, वो उज्जवल की फैमिली ने तिया को ढूंढ लिया है, तिया उनके पास है। ये सुनकर मिस्टर आर्यन के होश उड़ गए। उन्हें आज भी अधिराई का गुस्सा याद था, उसने तो उसे लगभग जान से मार ही दिया था। उन्हें अच्छे से पता था कि आनंद फैमिली रयान के साथ तिया की शादी कभी नहीं करवाएंगे। ये सोचकर उनके माथे पर बल पड़ गए। वहीं हृदय अग्रवाल भी कम परेशान नहीं थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतने सालों तक पता तो नहीं चला तिया के बारे में, अचानक से उन्हें कैसे पता चला। ये सोचकर बहुत परेशान हो रहे थे। वहीं मिराज ने निया को देखा और उसके पास गया और बोला, उद्धरण चिन्ह, प्लीज मुझे सच सच बताना, क्या तुम मेरे साथ खुश नहीं हो? प्लीज बताओ। निया ने उसे देखा। निया मिराज का सवाल सुनकर उसे देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मिराज ऐसे क्यों पूछ रहा था। उसे पता था कि वह रिजर्व थी, कभी किसी से कुछ शेयर नहीं करती थी क्योंकि उसे आदत हो गई थी। उसे पूछने वाला, उसकी केयर करने वाला कोई नहीं था। लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि मिराज ऐसे क्यों पूछ रहा था। उसने मिराज को देखा और बोली, Why are you asking like this? What happened to you? मिराज बोला, I don't understand why you don't share anything with me. What's the problem with you? Are you not happy with me? निया ने उसे देखा और बोली, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपके साथ खुश नहीं हूँ? मिराज बोला, तुम मुझसे नाराज हो क्या? वो तुम मुझसे बात नहीं कर रही थी? एक्चुअली मुझे लड़कियों मनाना नहीं आता ना, मैं अश्वथ की तरह एक्सपीरियंस्ड नहीं हूँ ना। वो अपने सिर को खुजलाते हुए बोला। निया ने उसे देखा और बोले, वह मैं नाराज थी, मतलब नहीं हूँ। मिराज उससे आंखें बड़ी करके देखने लगा। मिराज कुछ सोचते हुए बोला, मतलब तुम नाराज थी है ना, बट वाई? निया को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे बताए कि वह क्यों नाराज थी। वह बोली, आप भी तो मुझसे गुस्सा होकर आ गए थे। आपने तो मुझे बहुत डांटा था ना, मेरी बात भी नहीं सुना, ज्वालामुखी बनकर आ गए। और यहाँ आने के बाद भी मुझसे बात नहीं की, यह क्वेश्चन तो मेरा होना चाहिए। मिराज को याद आया कि वह निया से कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गया था। उसे फिर से मिसेज सहाय और चारवी याद आ गई। वह बोला, तुमने काम ही बेवकूफ़ी वाला किया है, क्या जरूरत थी उन्हें अपने साथ लाने की? वो दोनों कोई दूध की धुली नहीं है।
निया जल्दी से बोली, आई नो, मैं जानबूझकर उन्हें लाई हूँ। मिराज उसे देखने लगा, वह हैरान रह गया था। वो बोला, वाई? निया ने अपनी जीभ काट लिया और बोली, वो मैं। मिराज बोला, क्या वो मैं? आगे कहोगी? जानबूझकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही हो तुम, बेवकूफ तो नहीं थी। निया बोली, I am not an idiot. I was trying to take revenge from them. You did not hear anything, just came screaming. निया बहुत सोच समझकर बोली। मिराज उसे अपनी आईब्रो उचकाते हुए देखने लगा, जैसे पूछना चाह रहा हो, कब प्लानिंग कर लिया मैडम? निया बोली, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपके साथ खुश नहीं हूँ? ये सुनकर मिराज बोला, बताया तो। वो मुझे लगा मैंने तुम्हारी मर्जी जाने शादी कर ली, मुझे लगा कि तुम खुश नहीं हो। आदित्य मुझे अनरोमांटिक बोलता रहता है, गर्ल्स को रोमांटिक हस्बैंड अच्छे लगते हैं ना, मेरे जैसे बोरिंग कहाँ से पसंद आएंगे। निया ने मिराज को देखा और बोली, आदित्य बिल्कुल सही कहते हैं। मिराज बोला, मतलब तुम भी मुझे बोरिंग समझती हो? निया बोली, नो, ऐसा मैंने नहीं कहा, मेरा मतलब था कि आप बेवकूफ हो। ये सुनकर मिराज नाराज होते हुए बोला, बेवकूफ और मैं किस एंगल से बेवकूफ लगता हूँ? मैंने बड़े बड़े केस हैंडल किए हैं और तुम मुझे बेवकूफ बोल रही हो। निया ने मिराज को देखा और बोली, आप अब बीवियों की तरह नाराज क्यों हो रहे हो? नाराज तो मुझे होना चाहिए। अब आप मुझे मनाइए, मैं आपसे नाराज हूँ। ये सुनकर मिराज हक्का बक्का रह गया और बोला, क्या यया? पर क्यों? आपने मुझे बहुत सुनाया था ना, और जब मैं यहाँ आई तब भी मुझसे बात भी नहीं की, अब मैं नाराज हूँ। निया जवाब देते हुए बोली। मिराज उसे हैरान होकर देखने लगा। निया चुपचाप बेड पर पालथी मारकर बैठ गई। मिराज जल्दी से बाहर की ओर भागा। निया हैरान रह गई कि मिराज क्यों भागा। परंपरा ने जब आदित्य का बनाया और अमन का स्केच देखा, उसे बहुत हंसी आई। वो हंसकर पागल हो गई थी। उसे ऐसे हंसता देखकर मिसेज नेगी, आकाश और मिष्टी भी हैरान थे। मिसेज नेगी बोली, परी क्या हो गया है? ऐसे पागलों की तरह क्यों हंस रही हो? फोन में ऐसा क्या देख लिया? ये सुनकर परंपरा चुप हो गई। वो उन्हें नहीं दिखा सकती थी, बेचारे अभ्रम का पोपट हो जाता। वह बोली, कुछ नहीं मम्मी, जोक पढ़ रही थी। और वहां से निकलने में ही भलाई समझी और रूम में चली गई और डोर बंद करके दोबारा देखकर हंसने लगी और आदित्य को वेलडन का इमोजी सेंड किया और हंसने का भी। आदित्य का व्हाट्सएप ट्यून की आवाज सुनकर अनंत ने उसे घूर कर देखा। इससे पहले आदित्य अपने फोन को देखता, अनंत ने उसके हाथ से फोन छीन लिया और बोली, पासवर्ड क्या है? आदित्य ने उससे फोन लेने की कोशिश करते हुए बोला, मेरा फोन दो, मैं पासवर्ड नहीं बताऊंगा, गिव मी माय फोन। अनंत ने उसे बिल्कुल अश्वत्थ की तरह घूर कर देखा। एक पल के लिए आदित्य घबरा गया और बोला, तुम बिल्कुल भाई की तरह क्यों देख रही हो? मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ। मैं किसी से नहीं डरता, समझी? तुम्हें क्या लगता है ऐसे देखकर मुझे डरा दोगी? मैं नहीं डरता, मेरा फोन दो। और लेने की कोशिश करने लगा, लेकिन अनंत ने उसे लेने नहीं दिया और उसे दीवार से सटा दिया और आदित्य उसे अपनी आंखों को गोल करते हुए देखने लगा। अनंत उसके ऐसे करने से चिढ़ गई और बोली, ऐसे आंखें क्यों गोल कर रहे हो? सीधे से पासवर्ड बताओ। आदित्य बोला, नहीं बताऊंगा। क्या कर लोगी? हाँ, तुम तो एकदम गुंडी जैसी हरकत कर रही हो। अनंत बोली, टेल मी द पासवर्ड। आदित्य दीवार से होता हुआ नीचे होने लगा, पर अनंत ने उसका कॉलर पकड़ लिया और उसे खड़ा किया और बोली, मुझसे होशियारी नहीं क्यूटी। अनंत ने क्यूटी को ज्यादा ही जोर देते हुए कहा। आदित्य ये सुनकर मुंह बनाकर बोला, क्यूटी तो लड़कियों को कहते हैं ना, मैं तो लड़का हूँ ना, मुझे बेबी भी बोल सकती हो। अनंत ने उसे देखा और बोली, तुम बच्चे नहीं हो जिसे मैं बेबी बोलूंगी, इतने बड़े टावर की तरह हो। ये सुनकर आदित्य ने अनंत को देखा और उसके दिमाग में क्लिक हुआ। अनंत कुछ कहती उससे पहले ही आदित्य ने उसके होठों को जल्दी से चूम लिया और उतनी ही जल्दी से दूर भी हो गया। वो सोच रहा था कि उसके ऐसे करने से अनंत शॉक्ड रह जाएगी और वो निकल जाएगा, पर अगले ही पल वो शॉक्ड रह गया जब अनंत ने उसे रिटर्न में उतनी ही तेजी से किस किया, पर वह दूर नहीं हुई। आदित्य की आंखें खुली की खुली रह गई और खुद ही शॉक में चला गया। कहाँ वो अनंत को शॉक करने चला था, अब खुद ही शॉक्ड था। उसका माइंड ब्लॉक हो चुका था। तभी आदित्य के कमरे में मिराज भागकर आया, क्योंकि रूम का डोर ओपन था। उसने जल्दी से कहा,
आदित्य मुझे हेल्प चाहिए, वो निया। आगे के शब्द गले में ही अटक गए क्योंकि उसने दोनों को किस करते हुए देख लिया और जल्दी से पीछे मुड़कर बोला सॉरी और बाहर निकल गया। आदित्य ने उसकी आवाज सुना और अनंत से अलग होना चाहा, पर अनंत ने उसे कसकर पकड़ रखा था। आदित्य को बहुत एम्बेरसमेंट फील हो रहा था कि मिराज ने उन्हें ऐसी हालत में देख लिया। अनंत उससे दूर हो गई और आदित्य को देखा जो उसे नाराज होकर देख रहा था और मुंह फुला लिया। अनंत उसके होठों से लिपस्टिक अपने थंब से पोंछने लगी और बोली, क्या बात है क्यूटी, लगता है मुझ पर बहुत प्यार आ रहा था, और दोबारा उसके होठों को किस कर लिया। आदित्य के गाल सुर्ख हो उठे। अनंत ने उसे ब्लश करते हुए देखा। उसे आदित्य का शर्माता हुआ चेहरा और भी प्यारा लग रहा था। उसने उसके दोनों गालों पर किस किया। आदित्य आंखें गोल करके उसे देखने लगा और दीवार की तरफ अपना सिर छिपाने की कोशिश करने लगा। अनंत फिर अपनी कड़क आवाज में बोली, अब दीवार के साथ ऐसा बंद कर दो तुम्हारी वजह से कहीं दीवार में होल न बन जाए। ये सुनकर आदित्य ने अनंत को देखा और मुंह फुलाकर बाहर निकल गया। मिराज कॉरिडोर में ही चक्कर काट रहा था। उसने आदित्य को देखा। आदित्य आकर कॉरिडोर के सोफे पर नाराज बच्चे की तरह बैठ गया। मिराज उसे घूरकर देखने लगा और बोला, अब तुम्हें क्या हुआ, ऐसे रसगुल्ले जैसे मुंह क्यों फूला रखे हैं। आदित्य बोला, चोरनी बहुत बुरी है, मुझे उससे बात नहीं करना। देखना अगर 3 बच्चे भी हो गए ना उससे बात नहीं करूंगा। है ने अनंत, बट वो कैसे? तुम्हारा दिल, किडनी, फेफड़ा सब चुराया है ना। अब क्या चुराया? और यह कौन सी नई धमकी लॉन्च की है तुमने? बड़ी गजब की धमकी है। 3 बच्चे होने के बाद भी बात नहीं करोगे? हाँ नहीं करूँगा, आदित्य कुछ सोचकर बोला। मिराज को उसका ऐसे नाराज होना बेतुका और बेवजह लग रहा था और उसकी बेतुकी धमकी उसका क्या ही कहना। असली बिजली उस पर गिरी थी। उसकी बीवी उसे मनाने के लिए कह रही थी, ऊपर से बीवी प्रेग्नेंट थी। कब क्या बुरा लग जाए और ज्यादा नाराज हो जाए कोई गारंटी नहीं थी। उसने सिर पकड़ लिया और बैठ गया। हॉस्पिटल में तिया मेडिसिन लेने के लिए मान ही नहीं रही थी। वो गिफ्ट्स देखना चाहती थी। अश्वत्थ की हालत खराब हो गई थी। तिया बोली, आप पहले की तरह प्यार नहीं करते। अश्वत्थ ने जबरदस्ती उसे मेडिसिन खिलाया और पानी पिलाया। तिया उससे नाराज होकर बोली, आप बहुत बुरे हो, मैं आपसे बात नहीं करूंगी, मैं उन लोगों के साथ चली जाऊंगी। ये सुनकर अश्वत्थ ने उसे देखा और बोला, बेकार की जिद मत करो छोटी गिलहरी, अभी तुम बिल्कुल भी स्टेबल नहीं हो। मेडिसिन नहीं लोगी तो ठीक कैसे होगी, और मुझे छोड़कर जाने की सोचना भी मत। तिया ने अश्वत्थ को देखा जिसकी आंखें नम हो गई थी। वो अब बुरा फील करने लगी और बोली, सॉरी, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। आपको परेशान किए बिना चैन नहीं आता। नहीं जाऊंगी, आप ऐसे रो मत। हृदय की बात सुनकर मिस्टर आर्यन बहुत परेशान हो गए। रयान उन्हें देखने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बोला, आप आनंद फैमिली का नाम सुनकर इतने परेशान क्यों हो रहे हो? एवरीथिंग इज राइट। मिस्टर आर्यन बोले, बेटा तिया के साथ तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। आनंद फैमिली हमसे बेहद नफरत करती है और तुम तो मेरे और जेना के बेटे हो। वो अपनी नातिन की शादी तुम्हारे साथ नहीं होने देंगे, भले अश्वत्थ और आदित्य को अपना ले पर तुम्हें नहीं। ये सुनकर रयान की आंखें बड़ी हो गई। वह बोला, आप कहना क्या चाहते हैं? हृदय बोले, उन्होंने वार्निंग दी है। कैसी वार्निंग? रयान ने जल्दी से पूछा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, राधे राधे। मिलते हैं कल नेक्स्ट पार्ट में।